question is 10th question. 48,250 coulombs of electricity was required to deposit all the copper present in 0.5 liters of CuSO4 solution using inert electrodes. The molarity of the solution was. देखिए 10th क्वेश्चन में ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालिए. फर्स्ट लॉ यूज कीजिए आप. W इज इक्वल टू ZIT और W इज इक्वल टू E/F/IT. ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? W अपॉन E, दीज आर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इज इक्वल टू I इंटू T अपॉन F. Weight upon equivalent weight, this is number of gram equivalents, and this is equal to I into T, quantity of electricity passed upon the Faraday constant 96,500 coulombs. अब इसमें कहा है इसने जो I into T है ये दिया हुआ है 48,250 coulombs of electricity was required to deposit all the copper present in 0.5 liters of copper sulfate solution using inert electrodes. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए. 48,250 अपॉन 96,500. तो दिस विल बी डबल है. देखो ये 1/2 आ रहा है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हाफ आ रहे हैं. अब नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कीजिए इसको. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये आ चुके हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, वो आपको देगा नॉर्मेलिटी. So number of gram equivalents half divided by volume of the solution in liters. कितना liters दिया हुआ है? 0.5 liters. So this will be normality, and normality आ रही है 1. अब ये पूछ रहे हैं molarity of the solution was. Normality तो इतनी है जितना आया आपके पास 1. molarity कितना थी ये पूछ रहे हैं. Normality is equal to आपको पता है molarity into valency, और कॉपर सल्फेट की बात हो रही है तो valency is 2. So molarity will be equal to normality divided by 2. That means molarity will be equal to 1/2. This will be half, that is 0.50 molar. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है इसने 48,250 coulombs was required to deposit all the copper present in 0.5 liters of copper sulfate solution using inert electrodes. Molarity of the solution was. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे? W/E that is equal to I into T upon F. These are number of gram equivalents of the substance which have deposited. तो ये आ रहे हैं 48,250 divided by 96,500 is equal to half. तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज इक्वल टू 1. नाउ नॉर्मेलिटी आपको पता है इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी. कॉपर सल्फेट की बात है, वैलेंसी इज 2, तो मोलैरिटी इनटू 2. मोलैरिटी विल बी नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 हाफ और 0.50 मोलर. दैट इज 10th का D 0.50 मोलर इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is 11th question. The value of the reaction quotient Q for the cell chromium solid oblique Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, उसकी मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर, और सॉल्ट ब्रिज है कॉपर 2 पॉजिटिव, उसकी मोलैरिटी गिवन है 0.5 मोलर, एंड वो बन रहा है कॉपर सॉलिड. तो ऑक्सीडेशन हो रही है Cr की, Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, रिडक्शन हो रही है कॉपर 2 पॉजिटिव की, वो कॉपर बन रहा है, और रिएक्शन क्वोशिएंट पूछा हुआ है क्यों. तो ऐसे क्वेश्चंस में 11th क्वेश्चन पहले आप इक्वेशंस लिखिए. ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखिए, रिडक्शन हाफ सेल लिखिए. तो दिस विल बी क्रोमियम गिविंग यू Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल. और रिडक्शन क्या हो रही है? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू कॉपर, ये है रिडक्शन हाफ सेल. जब एडअप करना है, नेट रिएक्शन लिखना है आपने, तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कैंसिल आउट होने चाहिए. तो ऊपर वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, नीचे वाली को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एडअप करोगे, एंड दिस विल बी नेट इक्वेशन, नेट रिएक्शन ट्वाइस Cr सॉलिड प्लस थ्राइस Cu2 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी 6 आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, giving you twice Cr3 positive plus thrice
Cu solid. अब reaction quotient means products की concentrations upon reactants की concentration and each term raised to the power stoichiometric coefficient which is involved in the balanced chemical equation. So this will be Cr3 positive का square divided by Cu2 positive का cube. Concentration जो है solids are not taken because their concentrations are taken as unity. Now Cr3 positive का square, that is 0.1 square divided by 0.5 का cube, and this will be equal to, if we solve this will be equal to 0.08. This is coming out to be 0.08. तो ये 11th का B is the correct option, 0.08. एक बार फिर से देखिए इसमें ये रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल. एडअप करनी है, जब नेट रिएक्शन लिखना है तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई. रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ईच टर्म रेज्ड टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वैल्यूज डाल दी, कंसंट्रेशंस डाल दी, एंड आंसर इज 0.08. दैट इज 11th का B is the correct option. Next question is 12th question. If E naught Fe2 positive to Fe is equal to x1 volts and E naught Fe3 positive oblique Fe2 positive is equal to x2 volts, then E naught Fe3 positive to Fe will be. अब जो हेसस लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया गया था, उसमें जैसे डेल्टा H को आप इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में, वैसे ही डेल्टा G को भी ऐड अप सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐड करवाया जा सकता है, मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, लेकिन E नॉट को डायरेक्टली आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करवाओगे. ये माइंड में रखना आपने. डेल्टा H को करवा सकते हो, डेल्टा G को करवा सकते हो, E को नहीं करवाना है, डेल्टा E को नहीं करवाना है. आपने पहले इक्वेशन डेल्टा G की फॉर्म में लिखनी है, तब आंसर निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में. तो 12th क्वेश्चन देखिए आप. तो E नॉट Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe इज x1 वोल्ट्स. दैट मीन्स कौन सी इक्वेशन हुई है? Fe2 पॉजिटिव टू Fe कैसे बनेगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe बन जाएगा. इसके लिए जो E नॉट वैल्यू है वो दी हुई है x1 वोल्ट्स. तो डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा? डेल्टा G नॉट आपको पता है इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट. सो n क्या है यहाँ पे? 2 माइनस 2 एफ ई नॉट कितना दिया हुआ है इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए? x1 वोल्ट्स. तो आपने डेल्टा G लिखा इस इक्वेशन के लिए जिसके लिए ई नॉट गिवन था x1 वोल्ट्स. Fe2 पॉजिटिव टू Fe, दैट मीन्स Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Fe बनेगा. डेल्टा G नॉट इसके लिए होता है माइनस एन एफ ई नॉट, n इसके लिए 2 है, 2f E नॉट वैल्यू दी है x1 वोल्ट्स. तो ये लिख लिया. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए भी आप लिख लीजिए E नॉट Fe3 पॉजिटिव टू Fe2. तो Fe3 पॉजिटिव का Fe2 पॉजिटिव कैसे बनेगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, और इसके लिए भी डेल्टा G नॉट लिख लो, माइनस एन एफ ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, F E नॉट कितना दिया हुआ इसके लिए? x2 वोल्ट्स. ये आ गया. फिर मांगा किसका है? E नॉट Fe3 पॉजिटिव टू Fe. रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है जिसके लिए आपको E नॉट चाहिए? Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Fe. इसके लिए E नॉट मांगा गया है. इस इक्वेशन के लिए E नॉट चाहिए. व्हाट इज E नॉट? पहले डेल्टा G नॉट निकाल लें इसके लिए. ये इक्वेशन आ कैसे रही है ऊपर वाली इक्वेशन से? क्या करना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशंस को कि नीचे वाली इक्वेशन आ जाए? देखिए ऊपर वाली इक्वेशंस को क्या करें कि नीचे वाली आ जाए, ऐड अप कर दें इसको. दिस प्लस दिस, Fe2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाना है, 2e प्लस 1e, ये बन जाना है 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Fe. तो ऐड अप कर दें अगर, तो ये इक्वेशन आ रही है. तो इक्वेशंस को अगर ऐड अप करके ये इक्वेशन आ रही है, तो इसके लिए डेल्टा G नॉट क्या आएगा? इनको ऐड अप कर दो, दैट विल बी माइनस F कॉमन ले लो, एंड इट विल बी 2x1
प्लस x2, ये वैल्यू आ गई इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी नॉट की। और डेल्टा जी नॉट वैसे लिखना हो इस इक्वेशन के लिए, वैसे इसके लिए डेल्टा जी नॉट लिखो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। एन क्या है 3 FE नॉट। इस रिएक्शन के लिए इक्वेट कर दो इन दोनों को, इन दोनों को अगर इक्वेट करें हम तो F कैंसल्स आउट, F कैंसल्स आउट, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्स आउट, वी आर लेफ्ट ओनली विद दैट E नॉट इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3। इतने वोल्ट्स आ रहे हैं, 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल बी द आंसर। तो पहले मैंने सारी इक्वेशंस के लिए जो गिवन इक्वेशंस हैं उनके लिए डेल्टा जी नॉट वैल्यूज लिखी, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए डेल्टा जी नॉट निकाला, और रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए डेल्टा जी नॉट जैसे वैसे होता है दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट वो लिखा, और वहां से दोनों को इक्वेट करके ई नॉट की वैल्यू निकाली। एक बार फिर से देखिए, इस इक्वेशन के लिए ई नॉट गिवन था दैट इज x1 वोल्ट्स, इस इक्वेशन के लिए भी ई नॉट गिवन था x2 वोल्ट्स, इस इक्वेशन के लिए Fe3 पॉजिटिव का Fe बनने के लिए बोलता ई नॉट निकालिए, ये रिक्वायर्ड था। तो पहले मैंने क्या किया, डेल्टा जी नॉट लिखा है इसके लिए दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट, इसके लिए भी डेल्टा जी नॉट लिखा माइनस एन एफ ई नॉट। रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी कैसे, ऊपर वाली इक्वेशन से एड अप करके, तो वो बनेगी डेल्टा जी नॉट, इसके लिए रिक्वायर्ड के लिए इनको एड अप कर देंगे, जैसे हेसस लॉ में आप डेल्टा एच को एड अप कर लेते थे, वैसे डेल्टा जी को भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो दिस विल बी डेल्टा जी नॉट, एड अप कर दो तो ये बन रहा था माइनस एन माइनस एफ ब्रैकेट्स में 2x1 प्लस x2, और वैसे इसके लिए डेल्टा जी नॉट क्या आ रहा है माइनस एन एफ ई नॉट, एन क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स, एफ ई नॉट ये निकालना है आपने, ये वैल्यू भी इसी की है डेल्टा जी नॉट की, ये वैल्यू भी इसी की है डेल्टा जी नॉट की, इक्वेट कर दें दोनों को, माइनस माइनस एफ कैंसिल आउट हो रहा है, ई नॉट निकल जाएगा 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3, सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन 12th केस। सो 12th क्वेश्चन का C 2x1 plus x2 divided by 3 volts is the correct option. Next is 13th question. कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है जैसे A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, A सॉलिड बन रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है E नॉट दैट इज इक्वल टू 0.10 वोल्ट्स। बी पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बी सॉलिड बन रहा है, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस 2.71 वोल्ट्स। x2 गैस जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है और 2x1 बन रही है, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दैट इज 1.08 वोल्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ए x2 गैस विल ऑक्सीडाइज बोथ A एंड B, तो x2 गैस जो है विल ऑक्सीडाइज बोथ A एंड B। x2 का रिडक्शन, x2 के केस में रिडक्शन पोटेंशियल देखिए ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है उसकी अपने आप रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स x2 इजीली रिड्यूस हो सकता है एज कंपेयर टू A2 पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, अपने आप रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन x2 जो है इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा किससे, A2 पॉजिटिव से भी और B पॉजिटिव से भी, दैट मीन्स उनको क्या कर देगा, ये उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज, उसका रिडक्शन पोटेंशियल तभी ज़्यादा होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो दूसरी स्पीशीज को ईजिली ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि A और B दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ x2 गैस, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल A वाले केस में देखो, B वाले में देखो, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू जो x2 का रिडक्शन पोटेंशियल है। सो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो औरों को इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा, सो A इज करेक्ट। B देखिए, A2 पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज B, A2 पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज B, तो A वाले केस में आप रिडक्शन पोटेंशियल देखिए 0.10, B वाले में देखिए माइनस 2.71, किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, ए वाले केस में, तो ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ए की ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, इसलिए ए जो है बी को क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बी से। अब बी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
So A can oxidize, A2 positive will oxidize B, it is also correct. नॉट ट्रू पूछा है, ये भी माइंड में रखना आपने. सी देखिए, रिएक्शन 2x नेगेटिव प्लस A2 पॉजिटिव गिविंग यू X2 प्लस A सॉलिड विल बी स्पॉन्टेनियस. हाँ जी, सी ऑप्शन देखिए 13th क्वेश्चन में. ये रिएक्शन, इसकी बात हो रही है 2x नेगेटिव प्लस A2 पॉजिटिव गिविंग यू X2 प्लस A सॉलिड. तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए किसका क्या हुआ, रिडक्शन किसकी हुई, ऑक्सीडेशन किसकी हुई. 2x नेगेटिव से X2 बनना क्या हुआ, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ पे अब 0 है ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन. सो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडेशन है. A2 पॉजिटिव से A सॉलिड कैसे बनेगा, अगर रिडक्शन होगी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. जो चीज रिड्यूस हुई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली होना है. जो चीज रिड्यूस हुई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. आप कंपेयर करो A वाले में और X वाले में, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, X वाले का. ठीक है जी, X वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, X2 के केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है 1.08 एज कंपेयर टू A वाले में दैट इज 0.10. तो किसको रिड्यूस होना चाहिए, X वाले केस में रिडक्शन होनी चाहिए थी, X2 की रिडक्शन होनी चाहिए थी. तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है इस वाले केस में. तो दैट मीन्स ये नॉन स्पॉन्टेनियस है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस हो और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो अगर ऑक्सीडाइज हो तो प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, अदरवाइज नहीं होता. सो ये कह रहा है विल बी स्पॉन्टेनियस. So this cannot be spontaneous, this will be non-spontaneous. So C जो है that is not true. So this will be the correct option for 13th question. 13th का C is the correct answer. 14th question, given that E naught copper to positive oblique copper reduction potential copper के केस में 0.34, सिल्वर के केस में 0.80, मैग्नीशियम का भी दिया हुआ है -2.37, एल्यूमिनियम वाले केस में भी दिया हुआ है -1.66 volts. In which of the following cells the standard free energy decrease is maximum? This is the formula, delta G naught जो है that is equal to -NF E naught. Decrease in the Gibbs free energy, डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी, जो ये चीज है ये मैक्सिमम कब होगी, जब ई नॉट सेल इज मैक्सिमम. ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट. ई नॉट सेल मैक्सिमम कब होगा, जब राइट और लेफ्ट में गैप बहुत ज्यादा होगा. तो जिसमें राइट और लेफ्ट में रिडक्शन पोटेंशियल्स में मैक्सिमम गैप है उस केस में ई नॉट सेल भी मैक्सिमम आएगा. और जिसमें ई नॉट सेल मैक्सिमम है उस केस में डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट जो है माइनस डेल्टा जी नॉट वो भी मैक्सिमम आएगा. तो आपको चाहिए ऐसी ऑप्शन देखनी है आपने जिसमें गैप मैक्सिमम बन रहा हो, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट. सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सिल्वर का, और सबसे कम किसका है, मैग्नीशियम का. इनको अगर कनेक्ट किया जाए, सिल्वर की हो रिडक्शन और मैग्नीशियम की हो ऑक्सीडेशन, इनको जब कनेक्ट किया जाएगा तो ई नॉट सेल मैक्सिमम आएगा. और ई नॉट सेल मैक्सिमम आने का मतलब है डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी मैक्सिमम आएगी. सो 14th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें फिर से देखिए, मैंने कहा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट. और माइनस डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम. दिस इज इक्वल टू NF E नॉट. ये मैक्सिमम कब होगा, जब ई नॉट सेल मैक्सिमम होगा. और ई नॉट सेल होता है क्या, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट. और ये मैक्सिमम कब हो सकता है, ई नॉट सेल जब इनके बीच में गैप मैक्सिमम होगा, तभी इनका डिफरेंस मैक्सिमम होगा. तो गैप मैक्सिमम होने के लिए आपने ऐसे केसेस लेने हैं जिसमें राइट में सबसे बड़ी वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की और लेफ्ट में माइनस में सबसे ज़्यादा माइनस में हो वैल्यू. सो आंसर्स ऑप्शंस बनती हैं जिसमें सिल्वर और मैग्नीशियम हो
और दिस विल बी बी, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव का Ag. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन 14th का. नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन. गिवन द सेल रिएक्शंस गिवन है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स आर आल्सो गिवन. देखिए सेल रिएक्शंस कौन से गिवन है. 15th क्वेश्चन, mx plus electron giving you m solid plus x negative aqueous. इसके लिए E naught is 0.207 volts and we have m positive aqueous plus 1 electron giving you m solid और इसके लिए E naught है 0.799 volts. सॉलिबिलिटी चाहिए mx सॉलिड की, दैट मीन्स कौन सी रिक्वायर्ड इक्वेशन होनी चाहिए आपकी सॉलिबिलिटी निकालने के लिए. सो दिस विल बी एक्वस. तो ये डिसॉल्व जब हो जाएगा, वैसे तो सॉलिड पहले एक्वस बनता है, तो यू कैन राइट इट एज S ओनली, m पॉजिटिव एक्वस प्लस x नेगेटिव एक्वस. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का मतलब है कि इसकी अगर सॉलिबिलिटी S है तो इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन m पॉजिटिव इनटू x नेगेटिव, दैट विल बी द KSP. तो KSP निकालना है सबसे पहले, उससे सॉलिबिलिटी आ जाएगी. सो KSP कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन मैं कह रहा हूँ ये वाली है, इसके लिए आप E नॉट निकाल लीजिए. ऊपर वाली इक्वेशंस को यूज करके ये इक्वेशन कैसे आ रही है, पहले तो ये देखिए. ऊपर वाली इक्वेशंस को यूज करते हुए ये इक्वेशन कैसे आ रही है, तो दैट विल बी ऊपर वाली अगर फर्स्ट है, नीचे वाली सेकंड है, तो ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट माइनस सेकंड. अब इसमें डेल्टा जी नॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. तो एक चीज माइंड में रखनी है, आप ई नॉट को तभी ऐड सब्ट्रैक्ट कराओगे इक्वेशंस के साथ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अदरवाइज डेल्टा जी नॉट लेके ही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा. तो इसमें आप डायरेक्टली करवा सकते हो. फर्स्ट माइनस सेकेंड से ये इक्वेशन आ रही है, तो ई नॉट को भी वैसे कर दो. तो ई नॉट विल बी दिस माइनस दिस एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस 0.592 आ रहा है ये वोल्ट्स में. तो ये तभी करवाया मैंने ई नॉट को डायरेक्टली, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द इक्वेशंस आर 1 ईच, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना. डेल्टा जी नॉट लो चाहे आप डायरेक्टली कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वैसे कन्वेंशन यही है कि डेल्टा जी नॉट को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है, डेल्टा एच को भी करवाया जा सकता है, डेल्टा जी को भी करवाया जा सकता है. ई नॉट को नहीं करवा सकते तब तक जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना हो दोनों इक्वेशंस में. तो इसमें मैंने डायरेक्टली करवा दिया. सो अब आपको पता है इक्वेशन डेल्टा जी नॉट is equal to minus NF E naught. Also we know that delta G naught is equal to minus 2.303 RT by RT log of KSP. Minus 2.303 RT log of KSP. अब देखिए इन दोनों को इक्वेट कर दें अगर, दिस विल बी इक्वेट कर दें, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. NF E naught is equal to 2.303 RT log of KSP. E naught will be equal to, E naught की वैल्यू लिख लें, that will be equal to 2.303 RT by NF log of KSP. टेम्परेचर 298 केल्विन कहा है, और आपको पता है कि 298 केल्विन पे इतनी क्वांटिटी जो है ये 2.303 RT by F, ये क्या होती है 0.0591. तो डायरेक्टली यूज करना है आपने इसको. इतनी क्वांटिटी जो है, अगर टेम्परेचर 298 डाल दें, R 8.314 डाल दें, फेराडे कांस्टेंट डाल दें 96,500 कूलम, तो याद रखना है आपने कई जगह यूज होगा. दैट इज इतना सारा जो होता है 298 केल्विन पे, ये होता है 0.0591. तो ये डाल दिया यहाँ पे. इक्वेशन क्या बन गई, ई नॉट की वैल्यू भी डाल दो. ई नॉट इज इक्वल टू 0.592 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.592 will be equal to
वैल्यू डाल दी उसकी 0.0591 अपॉन एन कितना है 1 लॉग ऑफ के एस पी, लॉग ऑफ के एस पी। अब सॉल्व करें तो 0.592 या 0.591 एक ही बात है, तो दिस कैंसल्स आउट, कितना रह जाएगा इस साइड लेके आए मैं, तो लॉग ऑफ के एस पी क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ के एस पी विल बी इक्वल टू 0.592 को 0.591 ले लूँ मैं, और दिस इज इक्वल टू 0.0591, ये माइनस में भी है, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 आ रहा है -10, लॉग ऑफ के एस पी इज इक्वल टू -10, के एस पी क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर, therefore KSP will be equal to 10 raised to power -10। जब KSP निकल गया, now come to this equation कि इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए KSP अगर लिखना हो आपने, अब इस इक्वेशन पे आइए दोबारा आप, इसके लिए KSP लिखना हो तो कैसे आएगा, let the solubility of MX be S moles per liter, तो इस ये S बनेंगे, S बनेंगे, तो KSP क्या होगा इसके लिए, M पॉजिटिव कंसंट्रेशन into X negative concentration, that is equal to S into S, और KSP की वैल्यू 10 raised to power -10, S square is equal to 10 raised to -10, S will be equal to 10 raised to power -5, this will be the answer, 10 raised to power -5 moles per liter, so this is D option 15th का D, 10 raised to power -5 moles per liter is the correct option। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, ये सेल रिएक्शंस गिवन है, एक ये ई नॉट वैल्यूज गिवन है इनके लिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन, सॉल्युबिलिटी पूछी गई है mx की, mx कैसे डिसॉल्व होगा, m पॉजिटिव प्लस x नेगेटिव, इस तरह से डिसॉल्व होगा, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन रखो आप, इन दोनों को यूज करके आप इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट वैल्यू निकालो। इसमें मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, डेल्टा जी नॉट की फॉर्म में नहीं लिया, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में 1 1, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो। कैसे आ सकती है, फर्स्ट माइनस सेकेंड करके ये इक्वेशन आ रही है, तो ई नॉट इसके लिए आ रहा है -0.592 वोल्ट्स। नाउ कम टू द इक्वेशन कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF नॉट, एंड डेल्टा जी नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ KSP। इक्वेट कर दिया इनको, NF नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log ऑफ KSP, E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF log ऑफ KSP। 298 केल्विन गिवन है आपको, इतना आपको पता है कि 298 केल्विन पे 2.303 RT बाय F क्या होता है 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए 1, log ऑफ KSP इज इक्वल टू, ई नॉट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इस रिएक्शन के लिए -0.592, log ऑफ KSP विल बी, यहां से log ऑफ KSP निकाला, -0.592 की जगह 0.591 ले लिया, डिवाइडेड बाय 0.0591, दिस इज इक्वल टू -10, KSP विल बी इक्वल टू 10 रेज्ड टू पावर -10। अब इस इक्वेशन पे आइए, यहां से ये वाली इक्वेशन कि mx सॉलिड गिविंग यू m पॉजिटिव प्लस x नेगेटिव, इसके लिए अगर KSP लिखना हो तो KSP विल बी m पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू x नेगेटिव, अगर सॉल्युबिलिटी इज s मोल्स पर लीटर तो s इंटू s टाइप ऑफ सॉल्ट बना, KSP is 10 raised to a -10, s will be under root of 10 raised to a -10, that is equal to 10 raised to power -5 moles per liter, so 15th का D is the correct option। Next is 16th question, which of the following statements is not correct during the working of the cell, और सेल दिया है आपको, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है M1, और दूसरी साइड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस है, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है M2, और वो कॉपर सॉलिड बन रहा है, M1 इज लेस देन M2, M's being the molarities of C2 पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन है, अब इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट, ई सेल डिक्रीजेज एंड फॉल्स अल्टीमेटली टू 0, so this is correct, E cell will decrease with the passage of time and it will ultimately become 0. B is M1 increases and M2 decreases due to direct transfer of copper to positive, तो direct transference तो बिल्कुल नहीं होनी है, उसी हाफ सेल में रहना है कॉपर टू पॉजिटिव ने, और नेक्स्ट दूसरे वाले जो कॉपर टू पॉजिटिव हैं उन्होंने अपने वाले सेल में रहना है। ट्रांसफरेंस किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, आयंस तो मूव नहीं कर रहे, डायरेक्ट ट्रांसफरेंस नहीं होगी,
So B is not correct 16th का. M1 increases and M2 decreases due to direct transfer of copper to positive ions. 16th का B is the correct option. Next is 17th question. Delta G given है, delta G is equal to delta H minus T delta S, and d by dt delta G at constant pressure is equal to minus delta S. The enthalpy of the reaction delta H is then given by. Enthalpy पूछा गया है, delta H निकालिए. सेवनटीन क्वेश्चन देखिए. अब आपको पता है ये इक्वेशन यहां से शुरू करेंगे. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल. दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू डाल दीजिए. माइनस डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है आपको, तो प्लस टी माइनस डेल्टा एस जो बच रहा है उसकी क्या वैल्यू गिवन है? डी बाई डी टी of delta G. This is given to you at constant pressure. ये आपने माइनस डेल्टा एस की वैल्यू डाल दी. अब डेल्टा जी डाल दीजिए. क्या दिया हुआ डेल्टा जी? आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है. डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल दीजिए, दिस विल बी टी डी बाई डी टी. डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस एन एफ ई सेल. कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है, माइनस एन एफ ई सेल. कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, तो दिस इज माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच. टी बाहर है ऑलरेडी, एन एफ भी बाहर ले आइए, माइनस एन एफ टी. अंदर क्या बचा? डी ई बाय डी टी. ई यहाँ पे ई सेल है, डी ई बाय डी टी. चाहिए किसकी वैल्यू? डेल्टा एच की. तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल की जगह, ई सेल की जगह ई लिख रहा हूं मैं अब, प्लस एन एफ टी डी ई बाय डी टी. दैट इज, दिस इज एन एफ कॉमन लीजिए, एन एफ कॉमन, और यहां से क्या बच रहा है? टी डी ई सेल बाय डी टी, डी ई सेल बाय डी टी माइनस ई सेल. NF common T dE by dt minus E. This is the correct option and this is 17th का B is the correct option. एक बार फिर से देखिए, डेल्टा G और डेल्टा H T डेल्टा S में रिलेशन गिवन है. डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा G क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल. और डेल्टा माइनस डेल्टा S की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, माइनस डेल्टा S की, दैट इज D by dt ऑफ डेल्टा G. नाउ इसमें भी मैंने वैल्यू डाल दी, डेल्टा जी की भी वैल्यू डाल दी, दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. एन एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, तो माइनस एन एफ टी डी ई बाई डी टी बचा. और यहाँ पे डेल्टा एच, यहाँ पे माइनस एन एफ ई सेल. डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल मैथमेटिक्स है. अब इधर इक्वेशन से एक साइड को किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये यहाँ लेके गया तो प्लस हो गया, एन एफ टी डी ई बाई डी टी. एन एफ कॉमन रखा और दिस इज इक्वल टू टी डी ई बाई डी टी माइनस ई, एंड दिस इज डेल्टा एच. एंड कौन सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी? दिस इज बी ऑप्शन. सो 17th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th question. Delta G is equal to delta H minus T delta S and delta G is equal to delta H plus T d by dt of delta G. The temperature coefficient of the EMF of the cell, that is dE by dt पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी. देखिए आधा पोर्शन तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 17th वाले में चले बिल्कुल वैसे चल रहा है, तो यहाँ तक तो वहाँ से भी आ जाएगा एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई is equal to delta H minus NFT dE by dt at constant pressure. ये हमने अभी ऊपर निकाला. ये
देखिए अब इससे आगे हमने डीई बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो डीई बाई डी टी क्या आ जाएगा, डीई बाई डी टी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करें अगर तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एन एफ ई अपॉन एन एफ टी. So this will be equal to delta H, delta G is equal to minus NFE. Delta G is equal to minus NFE, तो प्लस NFE किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा G के. So this will be delta G upon NFT. So now delta H minus delta G क्या होगा, आपको पता है डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S. यहाँ से देखिए डेल्टा H माइनस डेल्टा G और T डेल्टा S यहाँ लेके आइए, तो दिस विल बी इक्वल टू T डेल्टा S अपॉन एन एफ टी. कैंसिल आउट कर दो आप, डेल्टा S अपॉन एन एफ, डेल्टा S अपॉन एन एफ विल बी द आंसर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डीई बाय डी टी. तो ऊपर वाली इक्वेशन से शुरू करना है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा G को डाल देना आपने माइनस एन एफ और सॉल्व करते जाना है, और दिस विल बी द आंसर. 18th का D इज द करेक्ट ऑप्शन, डेल्टा S अपॉन एन एफ. नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयनिक रेडियाई एंड आयनिक कंडक्टेंसेज ऑफ द हाइड्रेटेड आयंस लिथियम पॉजिटिव एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस एंड K पॉजिटिव एक्वस इज. अब देखिए जितना छोटा कोई केटाइन होता है उसकी हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होगी. लिथियम का साइज सबसे छोटा है, उसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल सारी तरफ से सराउंड करेंगे. तो हाइड्रेटेड लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा होगा. जितना छोटा केटाइन होता है उसकी हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा होती है, जिसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होती है उसका साइज भी बड़ा होता है, और जिसका साइज बड़ा होता है उसकी कंडक्टेंस सबसे कम होती है. अब इनमें सबसे बड़ा हाइड्रेटेड आयंस के केस में सबसे ज्यादा साइज किसका होना चाहिए, बड़ा साइज किसका होना चाहिए, लिथियम पॉजिटिव का. तो रेडियाई देखे जाएं तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आर फॉर लिथियम पॉजिटिव इज ग्रेटर देन आर फॉर Na पॉजिटिव इज ग्रेटर देन आर फॉर K पॉजिटिव. बट एज फार एज द मोलर कंडक्टेंसेज आर कंसर्न्ड, जो रेडियाई का सीक्वेंस है, आर लिथियम पॉजिटिव सबसे ज्यादा है, उसकी कंडक्टेंस सबसे कम होगी. जितना बड़ा केटाइन उसकी कंडक्टेंस, उसकी मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी बिल्कुल कम होनी है. तो बी और डी बोथ आर करेक्ट. बी में तो दिया हुआ रेडियाई का सीक्वेंस गिवन है कि लिथियम पॉजिटिव का जो रेडियस है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रेडियस फॉर Na पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन, दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रेडियस फॉर K पॉजिटिव. और आयनिक मोबिलिटीज जो हैं, आयनिक कंडक्टेंसेस जो हैं, उसका बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस होगा. लैम्डा फॉर लिथियम पॉजिटिव इज लेस देन लैम्डा फॉर Na पॉजिटिव इज लेस देन lambda for K positive. So B and D are both correct 19th में. Next question is 20th question, which of the following cells give the cell potentials to be their standard values. पहले तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि which of the following cells give the cell potentials. E ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें E is equal to E naught, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कौन से होते हैं, E naught वैल्यूज. तो E is equal to E naught किन केसेस में है. सबसे पहले तो आप नर्न्स्ट इक्वेशन लिखें और देखें कि E इज इक्वल टू ई नॉट कब आएगा. ट्वेंटियथ क्वेश्चन, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग ऑफ जो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन जो रिड्यूस हो रही है उसकी कंसंट्रेशन. तो अगर ये जो रेशियो है दिस इज इक्वल टू 1:1, ये 1:1 आ जाए तो लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. और ऐसा हो जाए अगर ये 0 हो जाए पूरा, तो E विल बी इक्वल टू ई नॉट ओनली. दैट मीन्स आपको ऐसा केस चाहिए जहां पे ये 1:1 रेशियो हो, और जिनमें ऐसा होगा ये 1:1 रेशियो आ रहा होगा उनमें E विल बी इक्वल टू ई नॉट. अब देखते हैं हम एक एक करके. ऑप्शन ए जो है Zn इज गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव, वहां पे बन रहा है 0.01, और H3O पॉजिटिव इज मेकिंग H2 गैस. ए में देखें हम, ए ऑप्शन में जिंक इज गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज इज Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाफ H2. एडअप जब करनी है तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से,
That means it will be Zn solid plus twice H positive, giving you Zn2 positive plus H2. तो जब इसमें डालोगे आप ऑक्सीडाइज स्पीशीज मींस Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 2 आल्सो. Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए, रेशियो देखना है बस आपने. Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी गिवन है ए ऑप्शन में 0.01 अपॉन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज 0.1, लेकिन उसका स्क्वायर भी लेना है आपने. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए 2 है, इसका स्क्वायर लिया तो ये रेशियो क्या आ गया 1 ओनली. लॉग ऑफ 1 विल बी 0, तो E विल बी इक्वल टू E नॉट. तो A इज करेक्ट इन दिस केस. एक बार फिर से देखिए इक्वेशंस लिखनी है. जिंक इज बिकमिंग Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. दूसरी साइड H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाफ H2. 2 इलेक्ट्रॉन्स करवाने आपने, कैंसिल आउट करवाने के लिए जब इक्वेशन लिखनी है आपने नेट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या बन गया 2H पॉजिटिव. अब इसके लिए आप ये वाला रेशियो लिखोगे तो ऑक्सीडाइज स्पीशीज प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 2 आल्सो, दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 रेज्ड टू पावर 2, दिस इज इक्वल टू 1. लॉग ऑफ 1 विल बी 0, दिस विल बी 0 एंड E विल बी इक्वल टू E नॉट. तो A तो करेक्ट है. अब B देखिए, B विल आल्सो बी करेक्ट, B विल आल्सो बी करेक्ट एंड C विल आल्सो बी करेक्ट. B भी करके बता देता हूं मैं कैसे करेक्ट है. A B C तीनों करेक्ट हैं इसमें. बी ऑप्शन देखिए, कॉपर का बन रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी साइड Ag पॉजिटिव इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag. जब एडअप करनी है दोनों इक्वेशंस तो क्या करवाना पड़ेगा, नीचे वाली को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे और दिस विल बी कॉपर सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव गिविंग यू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag. ये सॉलिड है, दिस नीड नॉट बी कंसिडर्ड, दिस नीड नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज सॉलिड्स की कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी. प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइज स्पीशीज की कंसंट्रेशन मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव के ऊपर डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव के नीचे रेज टू पावर 2 आल्सो. कॉपर 2 पॉजिटिव कितनी गिवन है 0.25 डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव की 0.5, लेकिन उसका स्क्वायर आल्सो, दिस विल बी 0.25 आल्सो, दिस विल आल्सो बी 0.25. 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 1 बन रहा है, तो दिस विल आल्सो बी E इज इक्वल टू E नॉट आ जाएगा इसमें. सिमिलरली C विल आल्सो बी करेक्ट. A B C तीनों इसमें करेक्ट हैं 20th में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल Hg लिक्विड Hg2 पॉजिटिव Hg2Cl2 सॉलिड ऑब्लिक Cl नेगेटिव. तो कौन से रिएक्शन के लिए बात हो रही है, पहले तो रिएक्शन लिखेंगे हम. 21st क्वेश्चन, दिस विल बी द रिएक्शन Hg2Cl2. रिडक्शन लिखना है आपने. रिडक्शन कैसे होनी है, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, this will give you twice Hg liquid plus twice Cl negative. तो this will be the reaction. अब इसके लिए इलेक्ट्रोड E इलेक्ट्रोड लिखना हो, E इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हो आप, E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन N. 2 है वैसे यानी यहाँ पे लॉग ऑफ किसकी कंसंट्रेशन लोगे आप, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, बाकी कुछ नहीं लेना आपने. दिस इज लॉग ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2. अब बोलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो इसको इंक्रीज करवाना हो, अगर इलेक्ट्रोड को इंक्रीज करवाना हो तो ये वाली क्वांटिटी अगर कम हो जाए किसी तरह से, ये वाली क्वांटिटी अगर कम हो जाए तो ई इलेक्ट्रोड इंक्रीज हो जाएगा. और ये क्वांटिटी कैसे कम हो सकती है, अगर Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम कर दी जाए, और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम कर दी जाए तो ई इलेक्ट्रोड इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये सब्ट्रैक्ट हो रही है क्वांटिटी. जैसे आप 10 में से कुछ माइनस करवा रहे हो, 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5. अब इसको आप डिक्रीज करवा दो, 5 से कम कर दो, 10 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 6. तो अगर ये अगली वाली क्वांटिटी है आप उसको डिक्रीज करवा रहे हो तो एज अ होल जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है. तो ये पूछ रहा है ई इलेक्ट्रोड को इंक्रीज कैसे करवाया जा सकता है, इंक्रीज कैसे करवाया जा सकता है, अगर इसको आप डिक्रीज करवा दो अगली वाली क्वांटिटी को.
और डिक्रीज करवाने का मतलब है कैसे डिक्रीज हो सकती है, बाकी तो सारा कुछ कांस्टेंट है। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करवा दी जाए तो ये क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी और ई इलेक्ट्रोड इंक्रीज हो जाएगा। सो 21st का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, it can be increased by decreasing Cl negative concentration. So 21st का B. Next question, 22nd question. Two hydrogen electrodes, 1 atmosphere 25 degree Celsius are set up in equimolar solutions. Concentration same है, concentrations are same are set up in equimolar solutions of weak bases BOH1 and BOH2 having pKb values 3 and 5. If the solutions are joined internally through the salt bridge, the cell potential will be. तो देखिए 22nd क्वेश्चन, बात हो रही है एक तो पीकेबी इज इक्वल टू 3, एक का पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी। पीकेबी इज माइनस लॉग ऑफ केबी, दिस इज इक्वल टू 3, दैट इज लॉग ऑफ केबी is equal to -3, that is Kb is equal to 10 raised to power -3। Kb निकल जाएगा। आपको पता है अगर Kb पता हो तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन विल बी अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C। ये फॉर्मूला आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में करवाया था, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट Kb इंटू C। नाउ Kb पता चल चुका है 10 raised to power -3 इंटू अभी KBC रहने दें इसको, और अगर OH नेगेटिव निकल जाए तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे निकल सकती है, आपको पता है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या होता है, KW। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल बी KW अपॉन अंडर रूट ऑफ KB इंटू C। ये फर्स्ट केस में आ रहा है, ये H पॉजिटिव फर्स्ट केस में कंसंट्रेशन BOH वाली जो कंसंट्रेशन है। सिमिलरली सेकेंड केस में भी H पॉजिटिव फॉर सेकेंड केस विल ऑल्सो भी इक्वल टू अंडर रूट KW अपॉन अंडर रूट ऑफ KB फॉर सेकेंड। ये फर्स्ट के लिए है KB1 KB2, कंसंट्रेशन तो सेम ही है दोनों में, इक्विमोलर है। ये H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई दोनों की। इन दोनों के बीच में अगर सेल सेटअप किया जाए तो व्हाट विल बी दी E वैल्यू, EMF ऑफ द सेल, E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591, N will be 1 log of that will be KW upon under root of KB1 into C, एक H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय दूसरी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज इनटू अंडर रूट ऑफ KB into C divided by KW. This is second. Now this will be equal to KW cancels out, CC cancels out, under root cancel out, E naught cell will be 0, दोनों साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं, E naught will be 0, E naught is 0, तो E is equal to minus 0.0591 log of KB2, ऊपर KB2 लिखे तो KB2 जैसे KB वाला पहले वाला आया 10 raised to power -3 और KB2 सिमिलरली सेकेंड KB2 कैसे आएगा, 5 है तो उसमें 10 raised to power -5 होगा, तो log of 10 raised to power -5 डिवाइडेड बाय 10 raised to power -3 एंड अंडर रूट ऑल्सो। अगर इसको सॉल्व करें दिस विल बी 10 raised to power ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 10 raised to power -2 आएगा और इंटू 10 raised to power हाफ भी है तो इट विल बी 10 raised to -1, तो -1 बाहर आ रहा है, -10 raised to -1 आ जाएगा, दिस विल बी -0.0591 log of 10 raised to power -2 half 10 log of 10 raised to power -10 10 raised to -1, so this will be -1 log of 10 or it will be 0.0591 will be the answer। तो देखिए सबसे पहले इसमें यही किया गया है कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशंस निकालनी है और साथ में KB वैल्यूज भी निकालनी है। फर्स्ट में KB वैल्यू 10 raised to -3 आ रही है, सेकंड में इट विल बी 10 raised to power -5।
फिर मैंने क्या किया, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पता है, अगर Kb पता हो तो OH नेगेटिव कैन बी कैलकुलेटेड अंडर रूट ऑफ Kb इंटू सी, और OH निकल जाए अगर तो H पॉजिटिव कैसे निकलेगी, Kw अपॉन OH नेगेटिव, तो वो डाल दिया। सिमिलरली सेकंड में ये आ जाएगी वैल्यू H पॉजिटिव इन सेकंड केस, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव फर्स्ट केस में डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव इन द सेकंड केस। This will be E naught will be 0, that will be minus 0.0591 log of C cancels out, KW cancels out, KB2 जो होगा 10 raised to minus 5, KB1 is 10 raised to minus 3, this will be log of 10 raised to minus 1, this will be minus 1 बाहर आ जाएगा, तो 0.0591 will be the answer. So this is C option is the correct option, 22nd का 0.059 volts, that is the correct option. नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मे बी इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू गिव एल्यूमिनियम मेटल, एटॉमिक मास 27.8 AMU, 1 फैराडे की वैल्यू गिवन है 96,500 कूलम्स, टू प्रिपेयर 5.12 kg ऑफ एल्यूमिनियम वुड रिक्वायर। तो देखिए एल्यूमिनियम जब डिपॉजिट होना है तो कैसे डिपॉजिट होना है एल्यूमिनियम। 23rd क्वेश्चन, डेपोजिशन एल्यूमिनियम कैसे होनी है, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू एल्यूमिनियम सॉलिड, दिस विल बी द रिएक्शन फॉर डेपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां पे देखिए आप, 1 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के पास होने पे 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। 1 मोल एल्यूमिनियम मींस 27.8 ग्राम्स एल्यूमिनियम 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होने पे हो रहा है, दैट मींस 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे 27.8 ग्राम्स एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है। तो इसने पूछा है कि कितने कूलम्स चाहिए होंगे टू प्रिपेयर 5.12 kg। अब यूनिटरी मेथड लगाइए आप, 27.8 ग्राम्स एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे, दैट मीन 3 इंटू 96,500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे इतने ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है। चाहिए कितना, 5.12 kg, दैट इज 5120 ग्राम्स, 5.12 kg मीन्स इंटू 1000 कर दिया, इतने ग्राम्स कैसे प्रोड्यूस होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, कितने कूलम्स पे पास करवाने पे प्रोड्यूस होगा, 3 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय 27.8 इंटू 5120, ये कैलकुलेट करना था आपको, और इसको कैलकुलेट करें अगर तो दिस विल बी 5.49 इंटू 10 raised to power 7 कूलम्स। एक बार फिर से देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे पहले आप उस मेटल की डेपोजिशन देखिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए कितनी है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम बनता है 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाने पे, 1 मोल एल्यूमिनियम बनता है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब होता है 27.8 ग्राम्स, 1 मोल मीन्स जितना उसका एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास। तो 27.8 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे, दैट इज 3 इंटू 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे। पूछा गया 5.12 kg, दैट इज 5120 ग्राम्स कितने कूलम्स पास करवाने पे होगा, यूनिटरी मेथड से हम निकाल रहे हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 5120, दैट इज इक्वल टू 5.49 इंटू 10 raised to power 7 कूलम्स। सो 23rd का डी 5.49 into 10 raised to power 7 coulombs is the correct option. Next is 24th question. Electrolytes given है KCl, KNO3, HCl, NaOAC and NaCl, और साथ में इन्होंने गिवन, इसमें दिया हुआ है इनका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है 149.9, 145, 426.2, 91 माइनस 126.5, तो मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन में गिवन, और पूछा गया है कि HOAC के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन H2O मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। तो HOAC में कैसे निकलेगा ये तो दिस विल बी
इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसीटेट एनाइन। अब ये कैसे निकलना है, ये वैल्यू चाहिए आपको, और किन को यूज करें, तीन चीजें यूज होनी है, HCl, अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ ये वैल्यूज डल गई, और NaOAC, and NaCl। अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस हैं तो आपको चाहिए क्या, H पॉजिटिव एंड दिस थिंग, इन दोनों को एडअप करवा दिया जाए, अनवांटेड क्या आ जाएगा कि ये और ये, दैट मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड। फर्स्ट की वैल्यू HCl की 426.2, NaOAC के लिए वैल्यू 91, तो 426.2 प्लस 91.0 माइनस 126.5, अगर ये करें हम दैट विल गिव यू द आंसर। सो 24th का B 390.7, 390.7 will be the correct option. Next is 25th question. The conductivity of the saturated solution of some bivalent salt XY, बाइवेलेंट गिवन है, ये माइंड में रखना, XY है वो और बाइवेलेंट है, और इसकी कंडक्टिविटी जो है कापा जो है दैट इज इक्वल टू 3.06 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड इट्स इक्वलेंट कंडक्टिविटी lambda EQ that is also given 1.53 ohm inverse centimeter square equivalent inverse, the value of KSP of XY is, solubility product पूछा गया है XY का। तो 25th क्वेश्चन देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको 1.53, एंड कापा की वैल्यू भी गिवन है आपको 3.06 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1000 दैट इज 10⁻³ अपॉन नॉर्मेलिटी। इस इक्वेशन से आपको निकालनी है नॉर्मेलिटी, यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, फिर मोलैरिटी, और मोलैरिटी अगर निकल गई तो X2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और Y2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो योर एम शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट कि नॉर्मेलिटी क्या है, XY जो है उसका नॉर्मेलिटी क्या है, तो दैट विल बी 3.06 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये अपॉन 1.53, एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ आ रही है ये, दिस विल बी 2 इंटू 10⁻³ अब बाइवेलेंट है, वैसे आपको पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, बाइवेलेंट है तो मोलैरिटी इंटू 2, व्हाट शुड बी मोलैरिटी, मोलैरिटी विल बी नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नॉर्मेलिटी है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻3। मोलैरिटी आ गई। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है, XY में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा, तो मोलर कंसंट्रेशन X2Y की, X2 पॉजिटिव की और Y2 नेगेटिव की, XY की जो कंसंट्रेशन आ गई वही इनकी आनी है, तो दैट मीन्स इट विल बी 10⁻³ into 10⁻³ KSP is equal to 10⁻⁻6 will be the answer। 25th क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, कंडक्टिविटी जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की
ऑफ सम बाइवेलेंट सॉल्ट XY, वो गिवन है, कापा गिवन है आपको 3.06 इंटू 10⁻⁻⁶, कंडक्टिविटी is given and its equivalent conductivity lambda EQ is also given 1.53 into 10⁻³ into 1000 means divided by normality. Normality की वैल्यू निकाल ली 2 into 10⁻³ now ये फॉर्मूला आपको पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। वैलेंसी क्या होनी है, बाइवेलेंट सॉल्ट है तो वैलेंसी विल बी 2, यहाँ से मोलैरिटी निकाली है, मोलैरिटी विल बी n/2, नॉर्मेलिटी इज 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मोलैरिटी जो आ गई, कंसंट्रेशन पता चल गई आपको x2y की, x2 पॉजिटिव की एंड y2 नेगेटिव की, ये वैल्यूज डाल दी यहाँ पे, दिस इंटू दिस दैट विल बी KSP, 10⁻⁻⁶ विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सो 25th का D 1 into 10⁻⁻�6 is the correct answer. Next is 26th question. The conductivity of 0.25 molar solution of univalent weak electrolyte. यहाँ पे univalent है, वैलेंसी 1 है XY की और कंडक्टिविटी गिवन है इसकी 0.0125, दैट मीन्स कापा गिवन है इसका 0.0125. The value of lambda m infinity of XY is 500 ohm inverse centimeter square mole inverse. The value of Ostwald dilution constant of AB is, Ostwald constant means आपको निकालना है K निकालना है इसके लिए, उसके लिए अल्फा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो 26th क्वेश्चन देखिए, कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये है एट एनी कंसंट्रेशन, हम लैम्डा एम निकाल लेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है, अल्फा निकल सकता है, तो दिस विल बी इक्वल टू कापा इज इक्वल टू 0.0125 into 1000 upon molarity, molarity is 0.25 and this will be equal to this is coming out to be 50. अब आपको पता है जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये निकल गई है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या वैल्यू गिवन है 500, दिस विल बी इक्वल टू 0.1। अब K क्या होता है, K इज इक्वल टू ऑस्टवर्ड कांस्टेंट जो है, जो पूछ रहा है K की वैल्यू पूछ रहा है वो, दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू डाल दीजिए, मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.25, अल्फा कितना आ रहा है 0.1, इसका स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.5 into 10 raised to power minus 3 will be the correct answer. So A 26th का A is the correct answer, correct option. फिर से देखिए इसको 26th को, the conductivity of 0.25 molar solution of univalent weak electrolyte XY is equal to 0.0125 ohm inverse centimeter inverse. तो इसमें ये कापा गिवन है आपको 0.0125, दिस इज कापा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी जो है दैट इज कापा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ XY इज 500, ये भी गिवन है आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैल्यू ऑफ ऑस्टवर्ड डाइल्यूट कांस्टेंट जो है, डाइल्यूशन कांस्टेंट K की वैल्यू AB के लिए आपने निकालनी है इस केस में। तो लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन की बात हो रही है 0.25, उस पर हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये वैल्यू गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो दिस विल बी 50। अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये भी गिवन है आपको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में 500 वैल्यू है और ये निकल चुकी है 50 अपॉन 500 दैट इज 0.1। K विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, C की वैल्यू है 0.25, अल्फा की वैल्यू है 0.1, उसका स्क्वायर दैट विल बी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, that is A, 26 का A is the correct option. 27th question, which relation is correct? So आपको पता है
जो रिलेशन करेक्ट होना है, कौन से रिलेशंस की बात कर रहा है यहाँ पे? कापा, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट की। कंडक्टिविटी मींस कापा। तो 27th क्वेश्चन देखिए, आपको ये पता है कंडक्टिविटी दैट इज कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इज L अपॉन A। अब ये रिलेशन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट कहाँ पे ठीक आ रहा है? पहला तो गलत है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक ही बात होगी। बी ऑप्शन देखिए, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट यहां से देखिए, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कापा डिवाइडेड बाय सी। कापा क्या है? कंडक्टिविटी। सी क्या है? कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस। दिस इज करेक्ट। सो बी 27th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 28th क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ फीजिबल सेल रिएक्शन इज। के की वैल्यू चाहिए उसको, लेस देन 1 होगा, 0 होगा, 0 इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 1। फिजिबल रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो देखिए 28th क्वेश्चन, this relation you know, delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of K, और delta G naught should be negative for a spontaneous process, और इसको नेगेटिव पूरा करने के लिए इट शुड बी पॉजिटिव। अगर अगली वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तभी ये नेगेटिव बनेगा एज ए होल। तो log of K शुड बी पॉजिटिव, और log of K पॉजिटिव कब आएगा? जब K इज ग्रेटर देन 1। जब k इज ग्रेटर देन 1, उस केस में log of k जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए ना ये पूरा का पूरा आपको, क्योंकि आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी इज नेगेटिव। इसको पूरे को नेगेटिव बनाना है, ये बाहर माइनस लगा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो कॉन्स्टेंट्स है सारे, और ये वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 कब आ सकता है? जब k की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सो 28th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, कि k जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 अगर रिएक्शन को फिजिबल होना है और रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है। सो 28th का डी ग्रेटर देन 1।